हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका एमसीक्यू का है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड एमसीक्यू लिया है। कोड 509 का है, उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान से, और यूनिट जो है वो 9 है। जनरली आपके इस 509 कोड की जो एमसीक्यू है कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ यूनिट 9 रह गया था जो हम आपके लिए लेके आए हैं। यदि आपने और भी यूनिट्स के एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे वॉच कर लीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं, ले लेते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। चलिए देख लेते हैं एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सही या गलत में है कि बालकों के आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना और अध्येता की योग्यताएं किस सीमा तक विकसित हुई हैं का निर्णय लेना है। क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है ये कि बालकों के आकलन का उद्देश्य जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना होता है, और अध्येता की जो योग्यताएं होती, जो सीखता है उसकी योग्यताएं किस सीमा तक विकसित हुई हैं इसका निर्णय लेना होता है आकलन के अंतर्गत। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें हम आपको टाइम देंगे आंसर गेस करने का, तो आप आंसर गेस करके हमें इसका रिप्लाई दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन का उद्देश्य नहीं है। कौन सा कथन जो है वो आकलन का उद्देश्य नहीं है? अंकों के लिए विद्यार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा करना, पाठ्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति स्तर की जांच करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, या अभिभावकों को बालकों की विषय में प्रगति सूचना देना आकलन का उद्देश्य नहीं। देखिए, आज ही मैंने लेक्चर वीडियो दिया है आपको आकलन मूल्यांकन का। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किया है तो कर लीजिए, और यदि कर लिया होगा तो आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा कि आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखिए, आकलन का जो उद्देश्य नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, अंकों के लिए विद्यार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा करना, ये आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति स्तर की जांच करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, अभिभावकों को बालकों के विषय में प्रगति सूचना देना, ये सभी आकलन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन विद्यार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा करना ये अंकों के लिए आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आकलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब आकलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? एक निश्चित काल अवधि में बालक के अधिगम और उसमें आने वाले परिवर्तन का पता लगाना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पहचान करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सुविधाजनक विधि का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। आकलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या? एक उद्देश्य तो हम अभी ऊपर जस्ट देख चुके, 3 उद्देश्य हम ऊपर देख चुके हैं कौन कौन से हैं। तो क्या वो सभी 3 उद्देश्य इसमें आ रहे हैं? तो बिल्कुल सही, तीनों उद्देश्य इसमें आ रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी निश्चित काल अवधि में बालक के अधिगम और उसमें होने वाले परिवर्तन का पता लगाना। आकलन में निश्चित काल अवधि में परिवर्तन का पता लगाया जाता है, और मूल्यांकन में भिन्न भिन्न जो काल अवधि होती है उनमें। ठीक है ना। व्यक्तिगत आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पहचान करना, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सुविधाजनक विधि का निर्माण करना, ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएंगे किसके? आकलन के महत्वपूर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सही या गलत देख लेते हैं। आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों की परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता करना है। आकलन का उद्देश्य क्या? विद्यार्थियों की परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और रिक्त स्थान ले लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। सतत मूल्यांकन प्रत्येक विद्यार्थी डैश बनाने की ओर संकेत करता है। तो सतत मूल्यांकन प्रत्येक विद्यार्थी प्रोफाइल यानी पार्श्व चित्र जो होता है उसको बनाने की ओर संकेत करता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है, सारगर्भित मूल्यांकन क्या होता है, उसका भी वीडियो मैंने आज अवेलेबल करवाया। यदि आपने वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उसे आप वॉच कर लीजिए। ओके, चलिए फिर से फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं। आकलन की प्रक्रिया डैश और डैश से होती है। तो आकलन की जो प्रक्रिया है वो सतत और चक्रीय होती है। ठीक है ना। सतत यानी हमेशा लगातार आकलन होता रहता है, और चक्रीय यानी कि शुरू होके जहाँ से शुरू होती है फिर खत्म होती है, फिर वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चक्रीय हो जाता है, चक्र में चलती रहती है। फिल इन द ब्लैंक्स ले लेते हैं। सर्वसाधारण रूप से सूचनाओं का आलेख डैश के प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो सर्वसाधारण रूप से सूचनाओं का आलेख जो है रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हम प्रभावशाली आलेखन में शामिल कर सकते हैं। यानी प्रभावशाली आलेखन किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या आएगा अब आपको इसमें बताना है।
एक डायरी में अवलोकनों का तत्काल आलेख बनाना, या फिर किसी गतिविधि के समय बालक के कार्य का आकलन करना, या बालक के कार्य संबंध में विवरणात्मक कथन लिखना, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? आप आंसर सेलेक्ट करिए। इसका प्रभावशाली आलेखन में शामिल कर सकते हैं। आलेखन में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? आलेखन का मतलब लेख लिख के जैसे हम लिखते हैं, जो उसी की बात यहाँ पे चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ यानी उपयुक्त सभी। डायरी में अवलोकनों का तत्काल आलेख बनाना, बालक के कार्य का आकलन करना, विवरणात्मक कथन लिखना, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में सतत व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र में शामिल नहीं है। सतत व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है? पाठ्यगत क्षेत्र, पाठ्यगत क्रियाकलाप, सामाजिक वैयक्तिक गुणवत्ता, या अंतः वैयक्तिक संबंध। क्या शामिल नहीं है सतत व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप जल्दी से रिप्लाई दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। सतत व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पाठ्यगत क्रियाकलाप जो होता है सतत व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र में नहीं होता। पाठ्यगत क्षेत्र, सामाजिक व्यक्तिक गुणवत्ता, अंतर व्यक्ति संबंध, ये सभी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन पाठ्यगत जो क्रियाकलाप है ये शामिल नहीं होता। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद में सतत व्यापक मूल्यांकन का उपयोग प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक अनिवार्य है? अब यहाँ पे है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद में सतत व्यापक मूल्यांकन का जो उपयोग है वो प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक अनिवार्य है। उस अनुच्छेद का नाम बताना है। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, 28 या 27 किस में है? ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। आप 502, 503 में इसको आप पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं बता देती हूँ, अनुच्छेद 29। ठीक है ना? अनुच्छेद 29 में सतत व्यापक मूल्यांकन का उपयोग प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ले लेते हैं, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, मूल्यांकन का प्रयोग बालक के अधिगम और प्रगति के उपकरण के रूप में करना, स्व अधिगम साथ ही स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन आपका ये है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य क्या होगा इसके अंतर्गत? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो मैं बता देती हूँ इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, मूल्यांकन का प्रयोग बालक के अधिगम और प्रगति के उपकरण के रूप में भी किया जाता है, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, और स्व अधिगम और स्व मूल्यांकन को भी प्रोत्साहित किया जाता है किसके अंतर्गत? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो ये तीनों जो हो जाएंगे इसके मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के किन उद्देश्यों को बताता है? तो सामाजिक अध्ययन जो है वो प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के किन उद्देश्यों को बताता है? यानी बालक में अवलोकन, परख और वर्गीकरण कौशलों का विकास करना, या फिर सामाजिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों पर जोर देते हुए बालक में पर्यावरण के प्रति समग्रता विकास करना और समग्रात्मक और विभिन्नता और विविधता के प्रति सम्मान की भावना का विकास एवं बालक को सामाजिक मुद्दों के प्रति सुग्राही बनाना, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो सामाजिक अध्ययन प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के किन उद्देश्यों को बताता है? वो उद्देश्य कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना? ये उपरोक्त जो तीनों उद्देश्य हैं ये विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को बताते हैं, किसमें? प्राथमिक स्तर पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में बालकों की किन योग्यताओं को विकसित करने की आवश्यकता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में बालकों में किन योग्यताओं को विकसित किया जाए? पहला ले लेते हैं, मानव जीवन और अन्य प्राणियों के बसेरे के रूप में पृथ्वी के बारे में समझ विकसित करना, या अपने क्षेत्र, प्रदेश और देश को वैश्विक संदर्भ अध्ययन करने का विद्यार्थी में सूत्रपात करना, विश्व के अन्य भागों में परिप्रेक्ष्य में भारत के अतीत के अध्ययन का विद्यार्थी में सूत्रपात करना, या उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन समझिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में बालकों की किन योग्यताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान में बालकों के लिए कौन सी योग्यताएं रखी गई हैं कि उनका डेवलप हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये यदि आपने लेक्चर्स पढ़े हैं तो आंसर जरूर आप दे पाएंगे। तो ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका घ, यानी उपयुक्त सभी जो हैं, ये सभी जो योग्यताएं हैं बच्चों में विकसित होनी चाहिए। ऐसा कंटेंट एक रखा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का किन तरीकों से बेहतर अधिगम किया जा सकता है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का किन तरीकों से बेहतर अधिगम किया जा सकता है। अभिनय द्वारा, चित्रण द्वारा, सृजनात्मक लेखन द्वारा, उपयुक्त सभी। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का देखिए जो किन तरीकों से बेहतर अधिगम किया जा सकता है, अब बाहर उनको निकाला जा सकता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति को, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अभिनय द्वारा, चित्रण द्वारा और सृजनात्मक लेखन के द्वारा भी हम सृजनात्मक अभिव्यक्ति को बेहतर तरीके से निखार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। यदि बच्चे किसी कुटीर उद्योग का भ्रमण करते हैं तो वहां वह किन चीजों का आकलन करते हैं। यदि बच्चे को कुटीर उद्योग ले जाया जाता है तो वहां वो किन चीजों को देखेंगे। वहां प्रयुक्त कच्चे माल, कार्य में संलग्न लोग, विपणन संभावनाएं, उपयुक्त सभी। कौन सी चीज बच्चे कुटीर उद्योग में देखेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्या होगा राइट आंसर कि कुटीर उद्योग में बच्चे क्या देखेंगे, वहां पे किन चीजों का आकलन करेंगे। तो राइट इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, वहां प्रयुक्त कच्चे माल को, कार्य में संलग्न लोगों को, जो श्रमिक होते हैं, जो विपणन की संभावनाएं होती हैं, उन सभी को बच्चे वहां पे देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षक अथवा शिक्षक एवं विद्यार्थियों दोनों के द्वारा मूल्यांकन के लिए तैयार किया गया उपकरण कहलाता है। शिक्षक एवं शिक्षार्थियों, ठीक है, दोनों के द्वारा जो मूल्यांकन के लिए उपकरण होता है वो क्या कहलाता है। रूब्रिक, रियालिया, का एवं खा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षक अथवा शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए, यानी शिक्षक केवल या फिर शिक्षक एवं विद्यार्थी जो दोनों होते हैं, इन दोनों के द्वारा जो मूल्यांकन के लिए एक उपकरण तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, मैं बता देती हूँ, रूब्रिक होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रूब्रिक कहलाएगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं सही या गलत, ट्रू एंड फॉल्स। रूब्रिक कसौटियों और मानकों से संबंधित अधिगम उद्देश्यों का एक समूह होता है जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आकलन में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही है, जस्ट अभी हम ऊपर देख के भी इसको आ रहे हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूब्रिक्स के लाभ से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन रूब्रिक्स के लाभ से संबंधित नहीं है। आकलन को और अधिक वस्तुनिष्ठ और सुसंगत बनाने की अनुमति देना, अध्यापक को उसकी कसौटी को निर्दिष्ट पदों में स्पष्ट करने पर बल देता है, विद्यार्थियों के कार्य के मूल्यांकन में शिक्षकों के लगने वाले समय को घटाता है। रूब्रिक्स के लाभ से संबंधित कौन सा चीज नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि ग्रेडिंग द्वारा विद्यार्थियों के किन अधिगम क्षेत्रों का आकलन करते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है उसमें विद्यार्थियों के किन अधिगम क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। विद्यार्थी स्वयं के संदर्भ में किस प्रकार प्रगति करते हैं, या विद्यार्थी अपने समूह के संदर्भ में किस प्रकार प्रगति करते हैं, या विद्यार्थी अपने शिक्षक के द्वारा निर्धारित मानकों के समूह के संदर्भ में अपेक्षित स्तर की प्राप्ति के पदों में किस प्रकार प्रगति करते हैं, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को समझिएगा। ग्रेडिंग द्वारा विद्यार्थियों के किन अधिगम क्षेत्रों का आकलन करते हैं ग्रेडिंग में। तो देखिए ग्रेडिंग द्वारा विद्यार्थियों के अधिगम क्षेत्रों का जो आकलन किया जाता है, आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी विद्यार्थी स्वयं के संदर्भ में किस प्रकार प्रगति करते हैं, अपने समूह के संदर्भ में किस प्रकार प्रगति करते हैं, और विद्यार्थी अपने शिक्षक के द्वारा निर्धारित मानकों के समूह के संदर्भ में जो स्तर की प्राप्ति होती है किस प्रकार प्रगति करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से एक ग्रेडिंग के आकलन की विधि नहीं है। ग्रेडिंग के आकलन की विधि नहीं है। प्रत्यक्ष ग्रेडिंग, अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग, संपूर्ण ग्रेडिंग, आपेक्षिक ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के आकलन की विधि नहीं है आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपेक्षिक ग्रेडिंग जो है ग्रेडिंग के आकलन की विधि नहीं है। प्रत्यक्ष ग्रेडिंग, अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग, संपूर्ण ग्रेडिंग जो है आकलन की विधि है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन जल्दी से हम ले लेते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है, थोड़ा सा इसको समझिएगा। सुमेलित करने के लिए दिया है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर सॉरी छोटा कर देती हूँ तो आपके भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं। प्रत्यक्ष ग्रेडिंग का मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग का मतलब क्या है, संपूर्ण ग्रेडिंग का मतलब क्या है और सापेक्षिक ग्रेडिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, आपका घ आ रहा है, यानी कि 3, 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। 3, 1, 2 एंड 4। ओके, जल्दी से सुमेलित कर लेते हैं। 3, 1, 2, 4। तो हम कर लेते हैं 3, फिर कर लेते हैं 1, फिर कर लेते हैं 2 और फिर कर लेते हैं 4। तो चलिए इसमें देख लेते हैं प्रत्यक्ष ग्रेडिंग में क्या होगा। इस ग्रेडिंग को वक्र का ग्रेड के रूप में जाना जाता है। अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन गुणात्मक पदों में किया जाता है। थर्ड देख लेते हैं संपूर्ण ग्रेडिंग का अंकों का ग्रेड्स में प्रत्यक्ष रूपांतरण, और फिर सापेक्षिक ग्रेडिंग का देख लेते हैं विद्यार्थी के प्रदर्शन का आकलन गुणात्मक पदों में किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ग्रेडिंग सिस्टम का है तो इसमें से क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन जल्दी से हम ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रभावशाली ग्रेडिंग हेतु किन नियमावली का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावशाली ग्रेडिंग हेतु किन नियमावली का प्रयोग करना चाहिए, तो देखिए आपके सामने मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। ठीक है ना, तो उपयुक्त सभी का होगा। मतलब प्रभावशाली ग्रेडिंग हेतु जो है निर्देशन के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को अपनी ग्रेडिंग प्रक्रिया के बारे में बताना, विद्यार्थियों को स्पष्ट करना कि पाठ्यक्रम ग्रेड्स केवल उनकी उपलब्धि पर आधारित होंगे, ग्रेडिंग प्रक्रिया को नियमित अधिगम परिणामों से संबद्ध करना जैसे निर्देशात्मक उद्देश्य। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए ट्रू एंड फॉल्स ले लेते हैं कि ग्रेडिंग प्रणाली उच्च सफलता प्राप्त करने वालों के बीच होने वाली अस्वस्थ गला काट प्रतियोगिता को खत्म कर देता है। ये बिल्कुल सही है। और निम्नलिखित में से कौन से लाभ ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है। यहाँ पे अब लाभ देख लेते हैं कि कौन से लाभ हैं, कौन से लाभ हैं जो ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, ऐसे कौन से लाभ है जो ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है घ हो जाएगा। विद्यार्थियों में अनुत्तीर्ण होने पर, परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों से भाग जाना बढ़ जाएगा। यानी कि यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे विद्यार्थी लोग, स्टूडेंट, तो वो वहां से हटने लगेंगे। ठीक है ना, भाग जाएंगे। इसलिए लाभ जो है ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कैसे लगे जरूर बताइएगा। कोड 509 यूनिट 9 से लिया है हमने, और सभी मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो सभी के अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप वॉच कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ऑन करिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी लिंक PDF का, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।